नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंपर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। दुर्दांत नक्सलियों को 4 जिलों में समेटकर रख देने में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान। सीआरपीएफ दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 31 मार्च 2026 तक मिटा दिए जाएंगे नक्सली। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को आज भी ईडी ने बुलाया। तीसरे दिन लगातार होगी पूछताछ। वक्फ कानून पर आज भी होगी सुप्रीम कोर्ट में बहस। अंतरिम आदेश जारी करने पर होगा विचार। कानून के विरोध में हुई हिंसा पर अदालत ने जताई चिंता। पटना में आज महागठबंधन की बैठक से पहले आरजेडी की प्रेशर पॉलिटिक्स। कहा सीएम पद के लिए तेजस्वी के अलावा नहीं है कोई और चेहरा। जेडीयू ने कहा आपस में ही लड़ेंगे विरोधी। इक्कीस से 24 अप्रैल तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारतीय दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की होगी समीक्षा। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के नीमच में 86वें सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह ने शहीद स्थल पर बल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने सीआरपीएफ के जवानों द्वारा किए गए परेड मार्च का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह मंत्री के साथ विशेष अतिथि के रूप में एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। 86वें सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल विरोधी पहल की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि नक्सलियों को आज 4 जिलों में समेटने में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रण लिया है 31 मार्च 2026 को इस देश में एक भी जगह नक्सलवादी उत्पात करने वाले लोग नहीं होंगे। इसमें सीएपीएफ को और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को बहुत बहुत सफलता मिलेगी। आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं। विमान वस्तु हितों का संरक्षण अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है और इसे अधिसूचित कर दिया गया। भारतीय संसद द्वारा पारित विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम 2025 भारत के विमानन कानूनों को केप टाउन कन्वेंशन 2001 और इसके विमान प्रोटोकॉल के साथ संरेखित करता है, जिसे भारत ने 2008 में स्वीकार किया था। इस अधिनियम का उद्देश्य विमान, हेलीकॉप्टर और इंजन जैसी उच्च मूल्य वाली संपत्तियों के लिए कानूनी स्पष्टता और एक रूपता प्रदान कर विमान वित्तपोषण और पट्टे को मजबूत करना है।
और अब बात सियासत से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव को लेकर पटना में आज महागठबंधन की बैठक होने जा रही है, जिसमें नीतीश कुमार को हराने पर रणनीति बनाई जाएगी। आखिर इंडी ब्लॉक एनडीए को कैसे शिकस्त देगा, लिहाजा बैठक में चुनावी एजेंडे और सीएम चेहरे पर चर्चा होगी। बैठक से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के लोग अपनी बात को रखेंगे और कैसे आगे बढ़ना है उस पर चर्चा होगी। लेकिन क्या आरजेडी ने बैठक से पहले ही प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम शुरू किया? क्योंकि आज की बैठक से पहले आरजेडी नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी के अलावा कोई दूसरा नेता है ही नहीं जो सीएम का चेहरा बन पाए। हालांकि इसके पहले 15 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ बातचीत की। अब आज पटना में अगले दौर की बैठक में स्थिति को और साफ किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि महागठबंधन ने चुनाव के लिए सामूहिक मुद्दों और रणनीति पर काम करने का फैसला किया। सभी दल एक साझा एजेंडे के तहत चुनाव प्रचार करेंगे, यानी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल चर्चा करेंगे कि चुनावों को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाए और नेताओं की उपस्थिति को भी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन बैठक से पहले ही आरजेडी का प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। पटना में ही तय करना होगा कि एजेंडा क्या है और चेहरा कौन होगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होगा, यानी कौन होगा मुख्यमंत्री पद का दावेदार। ये बड़ा सवाल है। और किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, यानी सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर क्या कॉमन कंसेंसस बन पाएगा? कांग्रेस कितनी सीटों पर समझौता करेगी, ये भी अहम है। इसके साथ ही लेफ्ट पार्टियां, उनका रवैया क्या होगा, खासतौर पर सीट शेयरिंग को लेकर। और तेजस्वी ने लगातार ये कहा कि सीएम पद का नाम मिलकर ही तय करना होगा। सीएम पद के लिए तेजस्वी के अलावा कोई नहीं, ऐसा आरजेडी का मानना है कि सीएम पद के प्रबल दावेदारों में से एक तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि जनता का समर्थन उनके साथ है, ऐसा आरजेडी का मानना है। पर कांग्रेस का मानना है कि आम सहमति, यानी सबको साथ लेकर चल के और रणनीति उसी के तहत बनाई जाएगी। वहीं एनडीए के लिए नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। चेहरा में किसी प्रकार का कोई मन में कोई नहीं रखनी चाहिए बात अलग से। जिसमें चेहरा तेजस्वी थे, उन्हीं के चेहरे पर महागठबंधन आगे बढ़ भी रहा है, नेतृत्व भी कर रहा है, काम भी चल रहा है, नेतृत्व भी हो रहा है। इसलिए अब नया कोई चेहरे की बात है कहाँ? बातें तो आप आँख में के जान लीजिए ना कि अभी तक तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही काम चल रहा है, सब कुछ आपको सामने आ जाएगा। जेडीयू इस बात को लेकर कहीं न कहीं निश्चिंत दिखाई दे रही है कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। राजीव रंजन ने आज महागठबंधन की बैठक पर चुटकी ली और कहा कि बैठक से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। हाल के दिनों में जिस तरह का अविश्वास का संकट कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच देखा गया है, वो अप्रत्याशित नहीं है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस को द्वैम दर्जे के दल के तौर पर आरजेडी ने औकात दिखाने का काम किया, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेताओं को भी बार बार अपना स्टैंड बदलना पड़ा है। लेकिन अब एक बात बिल्कुल तय है कि एक तरफ बिहार की ज़मीनी स्थितियां जो एक प्रचंड जनादेश एनडीए के पक्ष में बता रही हैं, दूसरी तरफ बिखरा हुआ महागठबंधन का कुनबा, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता है। ये बैठेंगे, लड़ेंगे और फिर चुनाव में बुझे मन से जाएंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बिहार चुनाव को लेकर पटना में महागठबंधन की बैठक को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस के बीच कुर्सी को लेकर महाजंग चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और किसी भी नेता की गुंजाइश नहीं है। घमंडिया एलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहाँ घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो दोनों को बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है और दोनों कुर्सी के लोलुप हम सत्ता में बैठे तो हम सत्ता में बैठे,
कांग्रेस और आरजेडी में महाजंग चल रहा है। अब जब जनता सबको नकार चुकी है, एनडीए को स्वीकार कर ली है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे अगला, कहां किसी की गुंजाइश है। वहीं बीजेपी में शीर्ष नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। बीते 2 दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच पार्टी के संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर अहम चर्चा शुरू हुई है। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो अध्यक्षीय कार्यकाल है वो पहले ही पूरा हो चुका, उनके विस्तार दिए जाने की बात की अवधि भी पूरी हो रही है। ऐसे में जल्द ही बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है। पार्टी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी है। केरल, बिहार सहित 15 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अगले हफ्ते तक यूपी, एमपी, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों के लिए बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि अगले महीने के पहले हफ्ते तक बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जरूरी है। और शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर इंडी गठबंधन और एनडीए दोनों ने ही कमर कसी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है खासतौर पर इंडी गठबंधन के लिए, वो कहीं ना कहीं गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह के संकेत आरजेडी खेमे से मिल रहे थे कि वो नहीं चाहती है कि कांग्रेस को उतनी सीटें मिले सीट बंटवारे के तौर पर जितनी पिछले विधानसभा चुनाव में मिली थी। और आरजेडी को लगता था कि दरअसल कांग्रेस को सीटें ज़्यादा दी गई थी। हम जानते हैं कि 70 सीटें से ज़्यादा दी गई थी और उसमें कांग्रेस को जीत उस तरह से हासिल नहीं हुई थी। तो अब सीपीआई-एमएल को चूँकि सीट के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। अगर संभावित तौर पर वीआईपी भी अगर साइनी साथ रहते हैं तो फिर आरजेडी ये चाहती है कि कुछ कटौती की जाए कांग्रेस की सीटों में और वो सहयोगी दलों की दी जाए या फिर आरजेडी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। ये एक प्रेशर की राजनीति है और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जाते रहे। और कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है कि महागठबंधन के भीतर, इंडी अलायंस के भीतर उसकी सीटें कम करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए हम जानते हैं कि नया प्रदेश अध्यक्ष भी दिया गया है कांग्रेस की तरफ से और कन्हैया कुमार के तमाम दौरे उन इलाकों में हो रहे हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में जहां आरजेडी मजबूत मानी जाती रही है। तो ये एक रस्साकसी है। कांग्रेस अपने आप को एक प्रोजेक्ट करने के दौड़ में दिखाई देती है जिससे कि वो आरजेडी को ये संदेश दे सके कि उसकी सीटों को कम करने का एक तो मंशा है आरजेडी को, जो सूत्र बता रहे हैं वो उस पर वो मानने वाली नहीं है। अब ये देखना होगा कि क्या सहमति बनती है, क्योंकि फिलहाल की जो स्थिति है और जो सूत्र बता रहे हैं कि गठबंधन के बाकी सहयोगियों की सीटें बढ़ाकर या फिर खुद आरजेडी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसलिए वो चाहती है कि कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन सीटों के लिहाज से देखें, जो जीत कर आए उसके विधायक थे वो काफ़ी कम थे अगर आप आरजेडी से तुलना करें, या फिर सीपीआई-एमएल जिसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था क्योंकि उससे सीटें भी कम मिली थी और विधायक भी ठीक ठाक। शैलेंद्र, क्योंकि जब भी अब यही एक रस्साकसी है, क्योंकि अभी समय है। शैलेंद्र, जब भी किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव आते हैं तो सबसे अहम सीएम का पद होता है और इसकी दावेदारी को लेकर अब हर जो पार्टी है उसके अपने अपने चेहरे होते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन में इसको लेकर भी कहीं ना कहीं रार है, क्योंकि जहाँ आरजेडी तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है, वहीं खुद कांग्रेस का मानना है कि सबकी आम सहमति और रणनीति को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक ये भी एक तरह से कहें दूसरे तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि कांग्रेस को ये बखूबी पता है कि बिहार में, पटना में, वहाँ पर दरअसल तेजस्वी यादव की अगुवाई में गठबंधन चुनाव लड़ा है और इंडी गठबंधन उनकी आगे चुनाव लड़ सकता है। यही एक तरह से देखें तो इसमें ये जो आरजेडी चाहती है और उसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति या कोई गठबंधन का नेता ये आकर सामने नहीं कहता कि वो तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लेकिन कांग्रेस को यह बात बखूबी पता है कि अगर शुरू से ही वो सीधे तौर पर ये कहती रहेगी कि तेजस्वी की अगुवाई में वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर जो बाकी दबाव है आरजेडी की तरफ से
वो बढ़ जाएगा, यानी सीटें कम करने का दबाव है सीट बंटवारे में, तो उसमें फिर कांग्रेस की जो स्थिति है वो उतनी मजबूत नहीं रहेगी जो मोलतोल की स्थिति होती है सीट बंटवारे से पहले। देखिए, चुनाव अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी समय है। अक्टूबर नवंबर में संभावित चुनाव होगा। तो ये जो दौर की बातचीत है, इससे पहले राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, तेजस्वी यादव की, और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले थे। अब पटना में दोपहर में बैठक होनी है, इसके बाद भी कई दौर की बातचीत होनी है, क्योंकि नए सहयोगी कहा जा रहा है कि पशुपत पारस को क्या कुछ सीटें देकर गठबंधन में बुलाया जाएगा, और वीआईपी देखें तो संभावित तौर पर हालांकि खटपट के संकेत होते रहे हैं, और बीच में ये भी खबर आई थी कि वो एनडीए में फिर वापसी की बात क्या उनकी चल रही है, लेकिन आरजेडी ये मानता है, और वीआईपी खेमे से भी इस तरह के संकेत हैं कि वो महागठबंधन में फिलहाल बने रहेंगे या फिर उन्हीं के साथ विधानसभा चुनाव जाएंगे। तो अब सवाल है कि अगर कुछ नए सहयोगी आते हैं या फिर सीपीआईएमएल को ज़्यादा सीटें देने की बात होती है, तो सीट किसके कोटे से जाएगी? आरजेडी कतई नहीं चाहती कि उनके कोटे से सीट जाए, तो कांग्रेस कुछ सीट छोड़े, यही एक विवाद का विषय खासतौर पर दिखाई देता है, जबकि कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि वो 70 से कम सीटों पर चुनाव लड़े। वहीं शैलेंद्र, यहाँ पर ये भी देखना हो कि एनडीए की जो रणनीति है खास तौर पर इस बार के चुनावों को लेकर वो क्या रहेगी, क्योंकि कभी कभी एनडीए मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं करती, और किस तरह से आखिर के दिनों में अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज करती है, उस लिहाज से क्या आप समझ पा रहे हैं अभी, और कैसे वहाँ पर भी आप सीट शेयरिंग को लेकर कोई कॉमन कंसेंसस आप बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, एनडीए में नेता को लेकर तो कोई खास विवाद दिखता नहीं है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, और एनडीए का जो खेमा है वो बार बार उसके नेता जेडीयू के इस बात को दोहराते रहते हैं। हालांकि अश्विनी चौबे के एक बयान से एक तरह से कुछ स्थिति ऐसी आई थी, हालांकि उसके बाद सफाई भी आई। तो नेता कौन होगा, किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये एक संकेत स्पष्ट दिखते हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान सीट बंटवारे को लेकर हम जानते हैं कि कई दौर की बातचीत होनी है, और उसमें हम चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पार्टी है, उनको सीटें देनी है। इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा है, तो वो एक गठबंधन की बातचीत होगी और उस पर अंतिम तौर पर फैसला होगा। अभी सीट बंटवारों को लेकर कोई बहुत ज़्यादा बातचीत आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन पिछले आप अगर फार्मूले देखें या पिछले विधानसभा चुनाव के 2-3 विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें, जब एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में चुनाव लड़े थे, उस लिहाज से आप देखें तो कोई बहुत अभी कोई ऐसी संकेत नहीं मिले हैं कि उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव की कोशिश की जा रही है, कोई विवाद पहले से खड़ा करने की बात की जा रही है, कोई ऐसा बयान आया है कि वो अपनी सीटें ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि अंतिम बंटवारे से पहले, लेकिन क्योंकि शैलेंद्र बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी आवाज़ शुरू से ही मुझे बहुत कम आ रही है, मैं सिर्फ समझ पा रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो महागठबंधन की इस बैठक में नीतीश को चुनौती देने के लिए जिस चेहरे की कवायद लगातार है, जिसमें वो तेजस्वी का नाम ले रहे हैं, कोई और ऐसा नाम जो इस रेस में सबसे आगे है, जो नीतीश के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में परेशानी का सबब बन सकता है? आप ये जो महागठबंधन है उसके नेता के बारे में पूछ रहे हैं कि नीतीश को तेजस्वी के अलावा कौन और दावेदारी कर रहा है? थोड़ा सा सवाल स्पष्ट करें, मैं सुन नहीं पाया। जी चलिए शैलेंद्र, आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो शैलेंद्र जो बता रहे थे कि किस तरह से महागठबंधन की बात हो चाहे एनडीए, दोनों ही जो गठबंधन है वो किस तरह से बिहार के इस विधानसभा चुनावों के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पैसे बड़े बदल गए हो यार, अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी।
400? मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। वहीं बात एक बार फिर करते हैं बिहार की, जहां आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अभी हाल ही में पुलिस ने पटना से सटे दानापुर समेत कुछ अन्य जगहों पर आरजेडी विधायक के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। आज विधायक रीतलाल यादव ने दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के साथ साथ उनके भाई पिंकू यादव, भगीना श्रवण यादव और चिक्कू यादव ने भी एसडीएम 5 के न्यायालय में सरेंडर किया है। और एक बड़े बिल्डर ने रीतलाल यादव पर रंगदारी मांगने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। रीतलाल यादव दानापुर विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं। 25 एक मुकदमा दायर हुआ था रंगदारी के मामले को लेकर, उसी में इन्होंने आत्मसमर्पण किया। 4 आदमी आत्मसमर्पण किए हैं इस केस में। चिक्कू यादव और शैलेंद्र कुमार, पिंकू यादव और टिंकू कुमार, रीतलाल राय एंड श्रवण कुमार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर दलित वोटों के लिए तनाव और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने सपा की बयानबाजी और कार्यक्रमों को संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करार दिया। मायावती ने दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों से सपा के बहकावे में न आने की अपील की। बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित लोगों को आगे कर तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने वाले इनके अति विवादित बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, कार्यक्रम आदि जो चल रहा है वो इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति प्रतीत होती है, क्योंकि सपा भी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर यह किसी भी हद तक जा सकती है। साथ ही मायावती ने कहा कि दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों, मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर इन्हें इस पार्टी के राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से जरूर बचना चाहिए। हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी ने आज फिर बुलाया। ईडी दफ्तर में वाड्रा से पिछले 2 दिन से पूछताछ हो रही है। ये पूरा मामला साल 2018 का है। वहीं तोरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम के खेर की दौला थाना में ये केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शिकोपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से खरीदी। कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद कंपनी ने उसी पार्टी को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसी मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। नए वक्फ कानून पर आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल पहले दिन कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से कानून पर स्टे की मांग की गई, तो नए कानूनों के प्रावधानों को मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया। कोर्ट ने सरकार से कई सवाल किए तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सभी सवालों का जवाब दिया और नए कानून के पक्ष में दलील रखी। सरकार ने अपने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा और पहले दिन की बहस पर गौर करें तो कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया और कहा कि वक्फ कानून इसका उल्लंघन करता है। इस पर सीजीआई ने कहा कि अनुच्छेद 26 धर्म निरपेक्ष है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है। वहीं अधिवक्ता सिंघवी ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद तमाम संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया। इसके अलावा सीजीआई ने वक्फ कानून को लेकर हिंसा का भी जिक्र किया। कोर्ट ने वक्फ बिल के विरोध में हुई हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है और ऐसे में हिंसा नहीं होनी चाहिए।
केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून पर विपक्ष द्वारा विरोध करने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून का हर जगह स्वागत किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए प्रदर्शन कर रहा है। एक चैनल को दिए गए साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय के अंदर भय पैदा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून का नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों पर होने वाले प्रभाव जो है उसको लेकर भी जिक्र किया। आइए आपको सुनवाते हैं। Interesting is only the opposition parties, those political parties which treat the Muslim community as vote banks. They create, fear mongering. They keep scaring the Muslim community. And from the long time I have been witnessing these people, they don't want Muslim community to develop. They want to keep them isolated, create fear in their mind, and then make them anti-BJP. Mizoram, Nagaland, and Sikkim, mainly the northeastern states, are insulated from this effect of the bill because we have put a provision. The creation of Waqf cannot be done on tribal land, which is any land falls in 6th and 5th schedule of the Constitution. So it will not have an impact on the tribal areas. And the 5th area is in other parts of the country. 6th schedule is northeast. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कल केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या मुसलमानों को भी हिंदुओं के धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाएगी। इस पर वक्फ संशोधन विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये एक वैध सवाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2010 में कह चुका है कि वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी धर्म के सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में रामराज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का सवाल उठा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि वक्फ बोर्ड इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, ये एक कानूनी संस्था है जो वक्फ की प्रॉपर्टी के रखरखाव को देखती है। और इसी तरह से कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेज नज़ीर अहमद में हुआ था, उसमें भी कहा था कि ये एक स्टैचुरी बॉडी है, प्रशासनिक बॉडी है, न कि धार्मिक संस्था। और मैं ऐसे कितने केसेज कर चुका हूँ कि समय समय पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, तो इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी के रखरखाव करने वाली, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग रहेंगे, इसमें और भी रहेंगे, तो इसलिए जब कोई प्रशासनिक बॉडी है तो उसमें मुस्लिम या नॉन मुस्लिम बिल्कुल रखना वाजिब है। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद से जहां तनाव बना हुआ है, तो राजनीति भी गरमाई हुई है। ममता बनर्जी ने इमामों के साथ बैठक में ये तो माना कि राज्य में हिंसक घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी के आरोप पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया और इस्तीफा मांगा। साथ ही भाजपा मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग कर रही है। वह राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार की टीम आज प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेगी। इससे पहले हिंसा में मारे गए हिंदुओं को लेकर बीजेपी ने कलकत्ता में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ितों और भाजपा नेताओं के साथ कोलकाता में डीजी कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने पीड़ित परिवारों की बात को अगर गंभीरता से नहीं लेते तो मुश्किल से 10 मिनट ही बात की। वहीं भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के पास मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए समय नहीं है। मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल को हुए हिंसक प्रदर्शनों में 3 लोगों की मौत हुई। इसके बाद से ही राज्य में सियासत गरमाई हुई है। नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य जिलों में फैली हिंसा के शिकार लोग जान बचाने के लिए क्षेत्र से पलायन को लेकर विवश हैं। इनमें से कुछ लोगों ने झारखंड के साहबगंज जिले के राजमहल में अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ली है। नम आंखों से उन्होंने आप बीती सुनाई और भविष्य को लेकर वो चिंतित दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद झारखंड की ओर पलायन कर रहे हैं हिंदू परिवार। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद लोगों का प्रभावित इलाकों से पलायन जारी। झारखंड के राजमहल में
कई पीड़ितों ने ली पनाह। पीड़ितों ने नम आंखों से बताई आप बीती, भविष्य को लेकर चिंतित। पनाह लेने वालों में कई बच्चे भी शामिल, जिनकी चल रही हैं परीक्षाएं। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के कई जिलों में बढ़ाई गई चौकसी। झारखंड का पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस डर और खौफ का आलम यह है कि जान बचाने के लिए लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित इलाकों की ओर कूच कर रहे हैं, जो कश्मीरी पंडितों की याद दिला रहा है, जिन्होंने अपने ही देश में शरणार्थी होने का दंश झेला है। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित क्षेत्र से कई लोग पलायन कर झारखंड के राजमहल में पनाह लेने पहुंचे हैं। अपनी धन संपत्ति और आशियाना को छोड़कर बड़ी मशक्कत से ये लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचे और नम आंखों से आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त क्षेत्र में हालात बेहद खराब हैं और पुलिस प्रशासन भी पीड़ित लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन को फोन कर रहे हैं तो वो लोग भी बोल रहा है जो आओ, हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा देर रुकिए, आप लोग घर में सेफ्टी में रहिए। तो हम लोग घर में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, वहाँ पर भी आग लगा दे रहा है। घर में रहेंगे तो बाल बच्चा को कैसे बचाएंगे। मुर्शिदाबाद के धुलियान दंगे से बचकर 1 दर्जन से अधिक बच्चे भी साहिबगंज के राजमहल पहुंचे हैं, जिनकी इस समय परीक्षा चल रही है। पीड़ित महिला ने बताया कि उनका यहां पहुंचना आसान नहीं था। 85 वर्षीय बूढ़ी मां को एम्बुलेंस में लेकर वो किसी तरह उपद्रवियों से बचते बचाते अपने पूरे परिवार के साथ एम्बुलेंस से यहां पहुंची। আমরা বাইরে বেরাবো তার উপায় নাই, ঘরে লুকিয়ে আছি আর ওদের মুখ ঢাকা আছে, মুখও দেখতে পাই না আর চোখও দেখতে পাই না। আমরা ভয়ে লুকিয়ে আছি, বম ফেলছে আর কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরাচ্ছে। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग खाली हाथ आए, अपने जान बचा के भागे यहाँ पर। इधर जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है और झारखंड पुलिस लगातार पश्चिम बंगाल पुलिस के संपर्क में है। हम लोगों ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति बॉर्डरिंग इलाके में की है। हमने कुछ पुलिस चेकपोस्ट भी बनाए हैं वहाँ पे और हम लोग लगातार बंगाल पुलिस से संपर्क में हैं। पश्चिम बंगाल की हिंसा ने कई जिंदगियों को तबाह किया है और उनके भविष्य पर भी ग्रहण लगाने का काम किया है। राजमहल में शरण लेने पहुंचे इन लोगों की तस्वीर तंत्र की सुरक्षा नाकामियों को चीख चीख कर बयां कर रहा है। नए वक्फ कानून को लेकर कुछ स्वार्थी तत्वों और उपद्रवियों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है ताकि लोग अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहें और उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी न बनना पड़े। डीडी न्यूज के लिए संजय गुप्ता के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। जस्टिस BR गवाई देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। वर्तमान CJI जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस गवाई को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पर सहमति के बाद जस्टिस गवाई 14 मई को 52वें CJI के तौर पर शपथ लेंगे। CJI संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस BR गवाई जस्टिस KG बालाकृष्णन के बाद अनुसूचित जाति से आने वाले दूसरे चीफ जस्टिस होंगे, जिन्हें 2007 में देश के शीर्ष न्यायिक पद पर प्रमोट किया गया था। जस्टिस गवाई राज्य में हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और जस्टिस बैरिस्टर राजा भोसले के साथ भी काम कर चुके हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि चंद्रशेखर ने अपनी राजनीति में देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण के उनके प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती एयरपोर्ट के उद्घाटन को महाराष्ट्र को लेकर एक खासकर विदर्भ क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री ने कहा कि अमरावती में एक सक्रिय एयरपोर्ट से क्षेत्र में वाणिज्य और संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने महाराष्ट्र में बुधवार को अमरावती एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मौजूद रहे। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरे महाराष्ट्र में मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी अनिवार्य कर दी। महाराष्ट्र के स्कूलों में अब तक 2 भाषाएं पढ़ाई जाती थीं, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को 3 भाषा फॉर्मूला के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। नया पाठ्यक्रम 2025-26 से लागू होगा। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नया शैक्षणिक ढांचा लागू करने की घोषणा की। पाठ्य पुस्तकें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। नया पाठ्यक्रम जो है उसके अनुसार स्कूल शिक्षा को 4 चरणों में बांटा गया है। कक्षा 1 और 2 फाउंडेशनल स्टेज होगा और इसके बाद कक्षा 3 से 5 तक के प्रारंभिक स्तर को माना जाएगा। कक्षा 6 से 8 को मिडिल स्कूल के लिए गिना जाएगा, जो सबसे आखिरी और फाइनल के 4 साल होंगे। उसमें 9 से 12वीं को सेकेंडरी एजुकेशन में गिना जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उद्योग और वाणिज्य वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की भारतीय नेतृत्व की दृढ़ प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस राष्ट्रीय आकांक्षा को साकार करने के लिए बिरला ने सभी संबंधित पक्षों से विकास के ऐसे मॉडल को अपनाने का आह्वान किया जो न केवल टिकाऊ और स्थायी हो बल्कि समावेशी भी। ओम बिरला ने नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की 120वीं वर्षगांठ के अवसर पर संबोधन दिया था। स्थितियों में परिवर्तन हुई है। हम हमारे उपभोग की वस्तुएं तो उत्पादित कर ही रहे हैं, लेकिन हम दुनिया के अंदर उन सब इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जहां 100% हम इंपोर्ट पर आधारित रहते थे, आज उस सेक्टर के अंदर भी हम एक्सपोर्ट करने की सामर्थ्य हम में बढ़ी है। ये नए भारत का परिप्रेक्ष्य है। जिस तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिस तेजी से बदलाव किया है, आने वाले समय के अंदर कई सेक्टरों के अंदर हम दुनिया के अंदर नेतृत्व करेंगे। नई दिल्ली में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आर्थिक गलियारा आपसी मित्रता और सहयोग के बल पर दुनिया में सर्वोत्तम सप्लाई चेन साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर में भागीदार देशों में संपन्नता के साथ स्थिरता लाएगा। A partnership amongst all the nations in the region, respecting each other's sovereignty, our territorial integrity, and also focusing largely on promoting inclusive growth, sustainable growth amongst all these nations, fostering friendships. So financial viability will be an important element of IMF. We don't want to create a huge debt burden on all the countries along the route. But the larger objective is amongst friends. The larger objective is to promote amity amongst nations. हैदराबाद में 22-23 अप्रैल को स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन होना है। शहर में CSIR प्रयोगशालाएं, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI और सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMG संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे और दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी कॉन्क्लेव का दौरा करेंगे। प्रदर्शनी में लगभग 70 स्टार्टअप्स भाग लेंगे और ये दोनों दिन आम जनता के लिए खुली रहेगी। देखिए रिपोर्ट। Institute is mainly devoted to understand the earth structure, and apart from this, the resources, the groundwater, the earthquake hazard assessment, and the mitigations. Also, we are working in non-renewable energy resources like geothermal, this shale gas, coal bed methane, gas hydrogen. Also, we have worked on this. Honorable Minister Dr. Jitendra Singh ji, about 10 days ago, Jitendra Singh reviewed our 3 laboratories present in Hyderabad.
IICT, CCMB and NGRI. So where we discussed about, or where we presented about our contributions, what are the recent achievements. So he was very impressed with that, and we also discussed about ecosystem present in Hyderabad, like so many institutions, and we have so many like educational institutions and industries, biotech startups, so many things are there. Ecosystem is fantastic in Hyderabad. We are expecting around 60 to 70 or 70 to 80 stalls, and some of the stalls may have more than one company, and then you will have academicians, you have industry participants, and you will also have startups who are not putting up stalls. संस्कृत भारती दिल्ली द्वारा 1008 संस्कृत संभाषण शिविर अभियान की शुरुआत की जा रही है। दिल्ली में 1008 स्थानों पर संस्कृत को सिखाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में 23 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाला ये ऐतिहासिक प्रयास है। इसके समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। संस्कृत भारती दिल्ली द्वारा एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत 1008 संस्कृत संभाषण शिविर अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए संस्कृत भाषा को सरल और निःशुल्क रूप से सीखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। दिल्ली में 23 अप्रैल से 3 मई तक एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा और 4 मई को इसका समापन दिल्ली विश्वविद्यालय में होगा। दिल्ली के भाषा, पर्यटन और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये दिल्ली सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि 1008 जगह पर संस्कृत को सिखाया जाएगा। ये राजधानी में ऐतिहासिक प्रयास है। उन्होंने बताया कि इसके समापन समारोह में करीब 25 से 30 हजार लोग हिस्सा लेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान के माध्यम से संस्कृत अपने पुराने वैभव को प्राप्त करेगी। दिल्ली सरकार का सौभाग्य है, दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदया ने ये निर्णय लिया कि जब संस्कृत भारती इतना अद्भुत आयोजन कर रही है तो संस्कृत अकादमी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। 10 दिन में 1008 जगहों पर शिविर लगाकर संस्कृत को सिखाया जाएगा देश की राजधानी में। अपने आप में ये ऐतिहासिक प्रयास है, अनूठा प्रयास है, अद्भुत प्रयास है। बहुत बहुत नमन और आभार संस्कृत भारती का। ये भी निश्चित है कि वो दिन भी दूर नहीं, अगर इस प्रकार के संकल्प के साथ प्रयास चलते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब संस्कृत पुनः अपने परम वैभव को प्राप्त करेगी। ये केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति जो परंपरा है, दर्शन है, सब में इसका बहुत आधार है। संस्कृत भारती संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए वर्ष 1981 से कार्यरत है और 28 देशों में काम कर रही है। संस्कृत भारती का उद्देश्य है कि संस्कृत जन जन की भाषा बने। भारत में, भारत के बाहर 28 देशों में काम करती है। संस्कृत भारती लोगों को भाषा के माध्यम से संस्कृत का अभ्यास, बोलचाल सिखाना, ये उसका उद्देश्य है। जन भाषा बने, जैसे भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं उसमें संस्कृत ही है, तो संस्कृत भी लोग उसको सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में लाएं, ये संस्कृत भारती का उद्देश्य। 23 अप्रैल से 1008 स्थानों पर शुरू हो रहे शिविर में रोजाना 2 घंटे केवल 10 दिन में संस्कृत बोलना सीखने के लिए अपना पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण के लिए www.samskritabharati.in वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर 9220915556 पर मिस्ड कॉल भी की जा सकती है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार 1008 स्थानों पर एक साथ संस्कृत सिखाई जाएगी। जी हां, दिल्ली सरकार द्वारा संस्कृत भारती के सहयोग से ये अनूठा प्रयास किया जा रहा है ताकि संस्कृत का वैभव वापस लौटाया जा सके। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां एक बार फिर मौसम ने कहर बरपा दिया। कल देर रात तेज आंधी और बारिश ने शिमला, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर समेत कई जिलों में भारी नुकसान पहुंचाया। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी से कई जगहों पर पेड़ धराशायी हो गए, जिसमें सड़कें बाधित हुईं। कई घरों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हुए। बिजली की तारों पर पेड़ गिरने से ऊना और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में अंधेरा छा गया। अंधड़ के साथ साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि ने कहर को और बढ़ाया। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बिछ गई और कई जगहों पर कटाई के लिए रखी फसल भीग गई। सेब की बागवानी में फूलों और आम की बोर को भी नुकसान पहुंचा, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। राजधानी शिमला में भी देर रात तेज हवाओं ने कहर ढाया। मौसम विभाग ने आगामी
3 दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति और शिमला में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। रात को बहुत बारिश तेज से आया और तूफान भी आया है। ये रात को तूफान आया सर, भयंकर तूफान आया, तूफान में गिर गया। तो अभी दिक्कत हो रही है? थोड़ा आने जाने में दिक्कत हो रही है। सुबह भी दिक्कत हुई, ऊपर बाइक से आ रहे थे, उधर दिक्कत हो रही थी, टहनियाँ बहुत गिरी थी उधर। तूफान 11:25 आया था रात को। कल रात काफ़ी जो है इलाकों में भारी जो है तूफान और साथ में ओलावृष्टि हुई है। कई जगह पे तूफान के कारण काफ़ी पेड़ उखड़ गए हैं, सड़कों को भी बाधित किया है और इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। जहां निचले क्षेत्र में जो फसल है गेहूं की, उसका नुकसान है और हमारे जो जहां पर ये फ्रूट्स का आजकल फुल फ्लावरिंग है, इसके ऊपर भी बहुत जो है असर पड़ा है। तो अब इसका मूल्यांकन करना है। अभी मैं जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इनको जो है निर्देश दे रहा हूँ कि इसका मूल्यांकन करके कितना नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर 21 से 24 अप्रैल तक आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की एशिया की ये पहली यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और जयपुर और आगरा का दौरा भी करेंगे। ये यात्रा भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की समीक्षा करने और 13 फरवरी को प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान जारी संयुक्त बयान के कार्यान्वयन की प्रगति को देखने का अवसर होगी। दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विमर्श करेंगे। अमेरिका के विदेश विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस से मुलाकात करेगा। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो में उप सहायक सचिव निकोल एन चुलिक और पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों में ब्यूरो में उप सहायक सचिव एंड्रयू आर हेरप 3 दिवसीय दौरे पर ढाका में है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में पदभार संभालने के बाद अमेरिका की ओर से पहली आधिकारिक स्तर की यात्रा है। कल प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की, जिनमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इस्लामी पार्टी, जमाते इस्लामी और नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी शामिल है। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें ट्रंप प्रशासन को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त आधार मिल चुके हैं। ये कार्रवाई उस आदेश के उल्लंघन को लेकर है जिसमें निर्वासित किए जा रहे प्रवासियों को ले जा रहे विमानों को वापस बुलाने का निर्देश दिया गया। अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेम्स ई बोसबर्ग ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उसने खुद को अवमानना से मुक्त करने की कोशिश नहीं की तो सुनवाई शुरू की जाएगी और मामला आपराधिक अभियोजन के लिए भेजा जा सकता है। ये मामला तब शुरू हुआ जब ट्रंप प्रशासन ने 1798 के युद्धकालीन कानून एलियन एनिमीज एक्ट का हवाला देते हुए कुछ प्रवासियों को निर्वासित करना शुरू किया। जज बोसबर्ग ने पिछले महीने आदेश दिया था कि इन प्रवासियों को फिलहाल निर्वासित न किया जाए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बुधवार को अमेरिका पहुंची। यहां वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगी। मेलोनी का ये दौरा टैरिफ को लेकर तनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, जिसे वॉशिंगटन और ब्रसल्स के बीच एक कड़ी के रूप में देखा जाएगा। मेलोनी के सामने दोहरी चुनौती है, ट्रंप के साथ वैचारिक सामंजस्य बनाए रखना और यूरोपीय सहयोगियों की चिंता का ख्याल रखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने 3 वर्ष से अधिक समय तक चली वार्ता के बाद भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया। इस समझौते में महामारी की रोकथाम के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और रसद नेटवर्क की स्थापना शामिल है। मसौदे में विनियमन, लाइसेंसिंग समझौते और आसान वित्त पोषण की शर्तों के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया गया। प्रस्ताव पर अब अगले महीने विश्व स्वास्थ्य सभा के समक्ष विचार किया जाएगा। आईपीएल में 33वां मैच आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाना है। ये मुकाबला मुंबई टीम के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मुंबई इंडियंस के साथ सनराइजर्स हैदराबाद के बीच इस सीजन का ये पहला मुकाबला खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई टीम के 6 में से 2 मैच जीतकर 4 अंक हैं, तो वहीं पैट कमिंस के अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद के भी 6 में से 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट्स हैं। दोनों ही टीमें अपने पिछले मुकाबले जीतकर लय में लौटी हैं।
लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ी राहत मिली क्योंकि तेज गेंदबाज मयंक यादव टीम में वापसी कर चुके हैं। उम्मीद है कि वह शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मैच में खेलते नजर आएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने मयंक की वापसी की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। दरअसल मयंक यादव को पीठ में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो बाहर थे। ओलंपिक के खेलों में 124 साल बाद क्रिकेट की वापसी होने जा रही है और इसके लिए अमेरिका के साउदर्न कैलिफोर्निया के पेमोना शहर में खास अस्थायी स्टेडियम बनाया जाएगा, जो इस खेल का आयोजन का स्थल माना गया है। लॉस एंजलिस 28 ओलंपिक आयोजक समिति ने इसकी घोषणा की। पोमोना दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है, जो लॉस एंजलिस के 50 किलोमीटर दूर है। ये टूर्नामेंट पुरुष और महिला दोनों प्रतियोगिताओं में 6 टीमों के साथ T20 प्रारूप में खेला जाएगा। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट 1900 के बाद पहली बार शामिल होगा। तब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 2 दिवसीय मुकाबला खेला गया। अब क्रिकेट का आयोजन रोमांचक T20 फॉर्मेट में होगा, जिसमें दुनिया भर से नए दर्शकों को जोड़ने की कोशिश होगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स गेम 2028 में 14 से 30 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने चैंपियंस लीग 2024-25 में सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा चैंपियन रियल मैड्रिड को क्वार्टर फाइनल में 5-1 से एग्रीगेट स्कोर पर मात दी। बुधवार रात हुए दूसरे लेग के मुकाबले में आर्सेनल ने 2-1 से जीत दर्ज कर 16 साल बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब उनका मुकाबला पेरिस सेंट जर्मन से है। इंटर मिलान ने UEFA चैंपियंस लीग 2024-25 में क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले में बायर्न म्यूनिख को 4-3 के एग्रीगेट स्कोर से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की गई। बुधवार देर रात सान सिरो स्टेडियम में हुए दूसरे लेग का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन पहले लेग में मिली 2-1 की जीत के चलते इटालियन चैंपियन इंटर ने अंतिम 4 में प्रवेश किया। अब इंटर मिलान का मुकाबला सेमीफाइनल में बार्सिलोना से है। वहीं UEFA चैंपियन लीग 2024-25 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सेहरो गुइरासी ने शानदार हैट्रिक लगाई, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम बोरुसिया डॉर्टमुंड प्रतियोगिता से बाहर हुई। डॉर्टमुंड ने दूसरे चरण में बार्सिलोना को 3-1 से हराया, लेकिन पहले चरण में 4-0 की करारी हार के कारण 5-3 के अंतर से पराजित होकर टूर्नामेंट से बाहर हुए। वहीं बार्सिलोना ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।